उन्नत खेती समृद्ध किसान बने देश की ये पहचान। किसान भाइयों, हम हाजिर हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और मौसम के भी देखो नी कैसन एकदम बदरी तो धूप सब करे लायक है। हाँ भाई, देखिए बारिश तो हमारे क्षेत्र में थोड़ी कम हुई है, कहीं कहीं बहुत अच्छी भी बारिश हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के मौसम बहुत सुहावना हो गया है। हाँ। और हमारी जो आस थी किसान भाइयों खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कि हमारी जो खरीफ की फसल है वो अच्छी हो, तो ये आस भी अब थोड़ी पूरी होती दिखाई दे रही है। हाँ, और वैसे भी रौरे का तो समृद्ध किसान वाला बात उन्नत और खेती। हाँ, तो समृद्ध बनाए ले किसान मन के रौरे जानकारी देवे ले भी तैयार है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तो जानकारियों के लिए हाँ, तो हम हाजिर हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को जान लेना चाहिए, हाँ, है एकदम ना? जान लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें, मौसम का हालचाल, मंडी का भाव, कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रही है सामूहिक बीमा योजना। आत्मा द्वारा चलाई जा रही कृषक पाठशाला से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। मछली पालकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक बीमा योजना। इस योजना के तहत वैसे सभी सक्रिय मछुआरे लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या स्वावलंबी समिति के सदस्य हों। वैसे मछुआरे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति के सदस्य हों या जिला, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबंधित मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक या मत्स्य मित्र हों, मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में बीमित व्यक्ति के स्थायी एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए और मृत्यु की स्थिति में आश्रित को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में 25 किसानों का चयन करके किसान के खेत में ही प्रायोगिक तौर पर कृषि शिक्षा दी जाती है। राज्य के बहुत सारे किसान इस पाठशाला द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान समय में किसान कुल्थी की बुआई कर सकते हैं। कुल्थी की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कुल्थी एक प्रभेद लगा सकते हैं। अगस्त का महीना कुल्थी की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। झारखंड की भूमि एवं जलवायु में कुल्थी की अच्छी उपज पाने के लिए कुल्थी की उन्नत प्रभेद बिरसा कुल्थी एक लगा सकते हैं। यह प्रभेद 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाता है। इसे लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर भूमि से 10 से 12 क्विंटल कुल्थी प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगा रखी है या लगाने वाले हैं, उन्हें बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक कृषि कार्यों को करने के साथ जल जमाव और खरपतवार संबंधी बातों पर ध्यान देना होता है। इन दिनों में बैगन से अच्छी उपज पाने के लिए किसान क्या करे, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। बैगन की वैरायटी जो है अभी पूसा पर्पल लांग है, पूसा जॉइंट है, तो इसको जो है आप देखते हो कि ऊंचा स्थान पर लगाना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब पानी लग जाएगा तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होने लगती है। क्योंकि जो है जब नीचा रहेगा तो बैगन के जड़ में पानी लगेगा और पानी लगेगा तो वो जो है आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगी। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देते हैं। इस उपकरण को पावर टिलर कहते हैं। इस उपकरण की सहायता से किसान खेत को बुआई के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। जुताई, ढुलाई,
और ढेला फोड़ना जैसे कामों को यह उपकरण चुटकियों में निपटा देता है। इस पावर टिलर द्वारा एक दिन में लगभग 6 एकड़ खेत की तैयारी बुआई के लिए की जा सकती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। इन्होंने अपनी पुश्तैनी काम खेती बाड़ी को अपनी मेहनत और सूझबूझ के दम पर बखूबी आगे बढ़ाया। इन्हें अनाजों के साथ सब्जियों की खेती करने में समान रूप से महारत हासिल है, तभी अपने क्षेत्र के सफलतम किसानों में सबसे आगे माने जाते हैं। हम सब किस्म कर खेती करीला, धान, मकई, मड़ुआ, गेहूँ सब किस्म कर, और खेती करके आज बहुत ढंग से हमार छुआ पुता मन पढ़ना, जे कि हमार 4 गो बेटा 4 गो बेटी हैं। 4 बेटी कर शादी कर ली, अब बाचल बेटा 2 गो भाई हैं, 2 गो बेटों कर शादी कर ली, बढ़िया ढंग से सब पढ़त लिखत हैं, गाड़ी छकड़ा ले ली, गाड़ी छकड़ा चलात हैं। सब कोई खेती बाड़ी करूँ, नगर सुंदर एकन, और ये झारखंड के आनंद से गिन चलाओ। जय जोहार। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख मंडियों में कमोबेश स्थिरता की स्थिति रही। खाद्यान्नों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। सब्जी मंडियों में तेजी का रुख रहा। बाजारविदों के अनुसार बरसात के कारण सब्जियों के भाव में तेजी है। वैसे कुछ प्रमुख अनाजों के भावों को देखें तो वे इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2300 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। वहीं आलू के मूल्य रहे न्यूनतम 1100 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो इतनी बड़ा प्रोग्राम में तो ढेर सारा जानकारी समेट के और हमरे के दिखाई देली, लेकिन हमरे का सवाल बाकी रह जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल सवालों के लिए ही तो हम कार्यक्रम लेकर के हाजिर हुए हैं अपने किसान भाइयों के साथ। तो सवाल शुरू करे के पहले ऐसा करत ही एगो विराम ले लेवत थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, विराम के बाद आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन में हम फिर से स्वागत करते हैं। और पर्वतिया जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अरे वाह मास्टर जी, रावरे तो एकदम खुश करते ली। अरे हाँ, आपके सवालों का भी स्वागत है। हाँ, ये बेसी बढ़िया बात हो कि नहीं। काले कि हमरे तो
कूदा कूदी एकदम बेरा सिरे राउटिन पहुँचबे करेला सवाल करेले। तो फिर बताइए आज का सवाल क्या है? ऐसा है ना मास्टर जी कि जो मौसम चले लाइए इकर में खेत में बड़ा कीड़ा मकोड़ा देखे ले मिलत है और पौधा मन के खराब करे लाइए। तो है हम सोचिए कि निकल रहे कि और से पूछब कि का लखे करो ई मौसम में देखभाल कि कीट कर नियंत्रण और का कही लरौरे सेवन के बिल्कुल बिल्कुल उसका उपाय क्या होगा, हाँ, है ना? निदान कैसे करब से बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों। देखिए पर्वतिया जी हैं वो बहुत चतुर हैं, वो आपके मन की बात हम तक बहुत अच्छी तरह पहुंचा देती हैं। और आप भी जानते हैं कि इस समय जो बारिश का मौसम है, बदली छाई हुई है और वातावरण में नमी है, तो ऐसे में हमारी फसलों में कीटों का प्रकोप बहुत होता है। ये किस किस प्रकार के कीट हैं, कौन कौन सी फसलों में ये लगते हैं और आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, घरेलू विधि से, दवाओं से, इनका उपचार कैसे करना है, इन तमाम बातों की आपको खास जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर कुमार सिंह से लेते हैं इसकी जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बरसात में फसलों में लगने वाले कीट एवं उसके निदान के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शंकर प्रसाद सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। शंकर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। शंकर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहें कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप हमारे फसलों में होता है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या किसान भाई करें? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि बरसात का मौसम है, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वर्षा के कारण जो भी कीट पतंग होते हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं। बरसात जब होती है तो कीट पतंग सब बाहर निकलते हैं, इसलिए ये फसल पर ज़्यादा ही प्रभाव डालते हैं। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि बरसात के मौसम में स्प्रेयर, डस्टर मशीन का उपयोग करें। छिड़काव करने के लिए दो तरीका है हम लोग किसान के पास में। एक छिड़काव होता है जो हस्त चालित होता है, दूसरा होता है जो पावर चालित होता है। अतः किसान भाइयों को चाहिए कि वो कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में संपर्क कर दोनों तरह के यंत्रों का इस्तेमाल कीजिए। हमारे किसान जानते नहीं हैं कि कौन सा मशीन किस चीज़ में उपयोग करना चाहिए। वो हमारे पास उन्नत औजार है लेकिन कोई आते नहीं है कि हम कैसे उपयोग करें। अतः किसान भाइयों, आप हमारे सुझाव है कि आप कीट पतंग मारने के लिए स्प्रेयर मशीन का इस्तेमाल करें। हमारे किसान सभी सुखी संपन्न हैं, लेकिन कोई भी किसान अभी स्प्रेयर मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। वो जब भी इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं झाड़ू से दवा का उपयोग करते हैं या जैसे तैसे दवा का उपयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में आकर स्प्रेयर डस्टर मशीन का उपयोग के बारे में जानकारी लें और उससे फ़ायदा लें। शंकर जी, हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा है कि धान में कुछ कीड़े लग जाते हैं, तो इसके लिए किसान भाई क्या करें? किसान भाई, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है गटोर स्प्रेयर मशीन आया हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र में गटोर स्प्रेयर मशीन उपलब्ध है। इसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। गटोर में कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 3000 से 4000 गटोर स्प्रेयर का दाम है। हम चाहते हैं कि किसान भाई धान के खेती में गटोर स्प्रेयर मशीन का इस्तेमाल करें। इससे होता है कि बहुत दूर तक आप इसको स्प्रे कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अतः हमारा सुझाव है कि आप धान की फसल में किसान भाई गटोर मशीन का इस्तेमाल करें। शंकर जी, अब ये तो आपने बताया धान के बारे में, अब बात आती है हम जिस किसान ने मकई लगाई है तो उसके लिए कौन सी किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग और किस तरह से करेंगे? किसान भाइयों, यंत्र दो तरह का होता है। एक भुरकाव यंत्र होता है, एक छिड़काव यंत्र होता है। तो पहले भुरकाव यंत्र के बारे में, भुरकाव यंत्र जो सूखा पाउडर रहता है उसको भुरकाव यंत्र बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास डस्टर मशीन आया हुआ है। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से डस्टर मशीन का उपयोग करके ये सूखे दवा का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा आया पावर स्प्रेयर मशीन आया हुआ है जो हस्त चालित है, ये पावर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अतः किसान भाई पावर द्वारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्प्रेयर मशीन को। और दूसरा आया बैटरी चालित मशीन है, स्वचालित। आप केवल बैटरी को चार्ज कर लीजिए घर में, उस मशीन को चार्ज करके खेत में ले जाइए, कहीं कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है। आप उस मशीन को आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी समय बचत होगी और अधिक से अधिक काम होगा। सिंह साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिन किसानों ने सब्जियों की खेती की है उसमें भी बहुत तरह के कीट लगते हैं, तो इसके निदान के लिए वो क्या करेंगे?
इसके निदान के लिए तो मशीन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी आप दवा इस्तेमाल करते हैं उसमें मशीन का इस्तेमाल कीजिए। उसमें गटोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैटरी चालित स्प्रेयर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंह साहब, आपने बताया सब्जियों के बारे में। अब आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि वो किस प्रकार अपने खेतों में जो फसलें लगी हुई हैं उसकी रोकथाम कर सकते हैं? किसान भाइयों, हमारी यही सलाह है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में संपर्क करें। हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत कम देखते हैं कि किसान आते हैं, और आते भी हैं तो जो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हमारा सुझाव है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सारे उपकरणों को देखें और अपने खेत में इस्तेमाल करें, तभी आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सकता है और आपके उपज में वृद्धि हो सकती है। सिंह साहब, हम अब चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो यंत्रों का प्रयोग वो करते हैं फसलों में जो कीट नियंत्रण होते हैं, इसके बाद किसान भाई इसको रख देते हैं, तो इसके रख रखाव के बारे में भी कुछ सुझाव देंगे? किसान भाई को हम ये सुझाव देंगे, यंत्र कोई चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी बनावट कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसका सही देखभाल नहीं करेंगे वो अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं होगा। अतः अधिक दिन तक टिकाऊ होने के लिए किसान भाई अपने यंत्रों का सही देखभाल करें। सही देखभाल करने के लिए जैसे स्प्रेयर मशीन है, डस्टर मशीन है, उपयोग करने के बाद इसको साफ़ पानी से धो दें। और थोड़ा सा ये भी जानना ज़रूरी है किसान भाइयों को कि छिड़काव भुरकाव यंत्र को करने के लिए क्या क्या सावधानी चाहिए। छिड़काव भुरकाव करने के यंत्र के सबसे बड़ी सावधानी है कि एक स्वस्थ आदमी को ही छिड़काव भुरकाव करनी चाहिए, सबसे पहला काम है। दूसरे कि बहुत सारा औजार आया हुआ, जैसे मास्क है, जो हैंड दस्ताना है, इसको हाथ में पहन के, और चश्मे, काले रंग का चश्मा है, ये 3 चीज़ तो किसान के पास रहना चाहिए। ये तीनों चीज़ पहन के ही किसान डस्टर का उपयोग कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर आप ये सारे मशीनों का उपयोग करें। और दूसरी बात है कि जो भी दवा का इस्तेमाल करते हैं वो उसको शीशी को जो खेत में गाड़ दें, नहीं तो कोई जहरीला चीज़ होता है, कोई बच्चे अगर देख लेंगे तो खेलते खेलते वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो सारे दवा को, शीशी को ज़मीन में गाड़ दें। और तीसरी सलाह ये है कि दवा छिड़कते समय ये सावधानी देख लें कि किस तरह से हवा चल रही है। हवा के ठीक विपरीत दिशा से नहीं करें, छिड़काव नहीं करें। जिस डायरेक्शन में हवा हो उसी डायरेक्शन से छिड़काव करना चाहिए, ताकि उसके गंध से आपको किसी तरह का हानि नहीं पहुंच सके। सिंह साहब, हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि दवा का जो छिड़काव हमारे किसान भाई करते हैं, तो इसके लिए सही समय का सही समय का चुनाव कब करेंगे? या जैसे होता है कि कोई किसान सुबह कर देते हैं, शाम कर देते हैं, दोपहर में कर देते हैं, तो इसके लिए सही समय एक होता है, तो इसके बारे में आप हमारे किसान भाई को बताएं। दवा छिड़काव के समय को जानना भी बहुत किसानों को बहुत ज़रूरी है। अगर हम समय का उपयोग नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे किसान सुबह में ही छिड़काव कर देते हैं। सुबह में छिड़काव करने से होता क्या है कि ओस गिरा रहता है, पत्ती पर ओस रहता है, दवा भी उसी पर जाता है, तो दवा बर्बाद हो जाता है, उसके साथ साथ दवा भी बर्बाद हो जाता है। अतः किसान भाइयों को सुझाव है कि जब भी वो दवा का इस्तेमाल करें, दोपहर के समय माने दूसरे हाफ में करें, उसका उपयोग करें। दूसरे हाफ में उपयोग करने से क्या होगा, धूप रहता है, पत्ती भी सूखा हुआ रहता है। अब जैसे ही दवा का इस्तेमाल करेंगे उस दवा का असर पत्ती पर पड़ेगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अतः हमारा सुझाव है कि किसान भाई जब भी दवा का इस्तेमाल करें, दोपहर के समय चाहे दूसरे हाफ में ही दवा का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखा किसान भाइयों, शंकर प्रसाद सिंह ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप बरसात में फसलों का कीट से किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। शंकर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो कीड़ा मकोड़ा से बाँचे कर तो बड़ा बढ़िया रहे उपाय बतवाए दिले, हमारे विशेषज्ञ शंकर कुमार सिंह ने बहुत अच्छी इतना जानकारी बढ़िया से बताए दिले कि कैसे कैसे हमरे उके चिन्हब और फिर का दवाई के लगा सब के तो हम ध्यान से सुन ले ली और एकर नियंत्रण तो हो जाई। लेकिन हम सोचत रही नहीं मास्टर जी, राउर से हम हमेशा कहिला कि इसन किसान मन से भेंट करवाओ जीवन के अपन खेती के बहुत बढ़िया से कर रहे हैं और खूब लाभ कमाते हैं, खूब उन्नति करे लाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने किसान भाइयों की ये फरमाइश समय समय पर बिल्कुल पूरी करते रहते हैं। और अगर पर्वतिया जी की आज इच्छा है कि हम एक और सफल किसान से मुलाकात करें, तो चलिए आपको एक ऐसे ही किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने सफलता के नए झंडे गाड़े हैं। और ऐसे एक सफल किसान हैं सुबोध कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज देवघर जिले के खिजुरिया गांव में है और यहां बातचीत के लिए हमारे साथ हैं यहीं के एक सफल किसान श्री सुबोध कुमार सिंह जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सुबोध जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुबोध जी, हम आपकी सफलता का राज तो बाद में जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए आप कितना पढ़े लिखे हैं? जी मैं मैट्रिक पास हूँ और मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है। ग्राम खिजुरिया, पोस्ट चांडी, प्रखंड देवघर के रहने वाला हूँ। आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपके साथ में आपके घर परिवार यानी बच्चे, पत्नी सब लोग साथ देते होंगे? हाँ बिल्कुल देते हैं साथ। और हम जब खेत उठ जाते हैं तो खेत में भाई है, पिताजी हैं और बाल बच्चे जो भी हैं वो लोग भी साथ में काम करते हैं मिल के। अच्छा। और हम 3 साल से जो है सो अपना श्री विधि में खेती करना शुरू किए हैं, तब से हम बहुत अच्छा खुशहाल हैं। किसान भाइयों, मैं ये बता दूं कि श्री विधि से धान की खेती की जाती है और बहुत ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। तो ये सुबोध जी कैसे श्री विधि से धान की खेती करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं इनका राज। हम लोग जो है सो श्री विधि में धान का खेती जब से शुरू किए तो सबसे पहले जो है सो हम लोग बीज को जो है सो उपचार करने के लिए पहले सीखे। बीज को उपचार करने के लिए हम लोग किस तरीके से उपचार किया जाए, वो पूरे गांव का जो है सो सब किसान को लेके बैठे और नमक पानी में धान को जो है सो डुबा के उसमें एक अंडा या आलू डुबाते हैं, जब तब तक डुबा के रखते हैं जब तक कि वो छतना नहीं जाए। बीज को उसमें डुबाने के बाद जो है सो अंडा छतना जाता है। छतनाने के बाद में जो है सो उसका पानी हम लोग नीचे गिरा देते हैं। नीचे वाला बीज जो बच जाता है उसको फिर सफ़ेद पानी से उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद एक जूट का बोरा में जो है सो उसको पसार देते हैं। पसारने के बाद में वेवेस्टिन पाउडर एक आता है, वो पाउडर जो है सो थोड़ा सा दे के और पोटरी बांध के उसको रख देते हैं। रखने के बाद में जो है सो 10 से 12 घंटा के बाद दूसरे दिन उसको हम लोग बिचड़ा को सीडलिंग करते हैं, मतलब बेड पर देते हैं। उस तरीके से जब से हम लोग शुरू किए हैं बीज गिराने का, तब से बीज का जो है देखते हैं अच्छा प्रोग्रेस है, ग्रोथ भी अच्छा है। और 15 से 16 दिन के बाद जो है सो उसका बुआई शुरू कर देते हैं। बुआई इस तरीके से करते हैं जैसे कि लाइनिंग से 10-10 इंची के दूरी पर एक एक धान, लाइनिंग से एक रस्सी तान के उसमें 10-10 इंची पर एक ठो गिट्ठा दे देते हैं और वही एक एक धान करके लाइनिंग से लगाते हैं। लगाने के बाद में 10 से 15 दिन के बाद अंदर मतलब कुछ नहीं बुझाता, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद जो है सो अच्छा ट्रिलिंग होता है। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिलिंग होता है, 60 से 80 ट्रिलिंग होता है। और होने के बाद में जो है सो उसको बीच में हम लोग फिर कोनोवीडर से उसमें जो है सो कोनोवीडर चलाते हैं। कोनोवीडर चलाने के बाद में जो है सो उसके बाद फिर हम लोग उसमें कंपोस्ट वगैरह देते हैं। कंपोस्ट जो है सो बर्मी कंपोस्ट हम लोग ज़्यादा अब यूज कर रहे हैं। पहले तो रासायनिक खाद देते थे, लेकिन रासायनिक खाद से अब धीरे धीरे कम करके हम लोग बर्मी कंपोस्ट पर जोड़ दिए हैं। कंपोस्ट मतलब गोबर का जो बना हुआ खाद है केंचुआ का, उसी का ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। उससे जो है सो हम लोग का पैदावार बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 मीटर में 3-3.5 kg का मतलब जो है सो हम लोग लिए हैं पैदा। इसी तरीके से हम लोग जो है सो गांव में एक बैठक करके सभी किसान भाइयों को मतलब वो बिठा के और सबको यही तरीके से बोलते हैं कि भाई इसी तरीके से खेती कीजिए जिसमें कि अच्छा मुनाफा हो।
सुबोध जी, अभी आप बोले कि सीरी विधि से धान की खेती करते हैं, तो जो पहले पारंपरिक ढंग से जो धान की खेती आप लोग करते थे, आपके पूर्वज और साथ में आप भी, और अभी जो आप सीरी विधि से करते हैं, ये दोनों में आप क्या अंतर पाते हैं? अंतर सर उसमें 3 गुना का अंतर है, 4 गुना का अंतर है। अच्छा। पारंपरिक विधि से जो खेती हम लोग करते आ रहे थे पहले से, उसमें जो है सो रासायनिक खाद डालते थे। खेत जो है जोताई करने के क्रम में बहुत टाइट लगता था, और जब से हम लोग ये श्री विधि से खेती करने लगे, तब से हम लोग वर्मी कंपोस्ट या गोबर का यूज करते हैं, तो जोताई भी ठीक से होता है, बीज भी अच्छे ढंग से मतलब होता है, उसमें बीमारी वगैरह नहीं होता है। और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद जो है सो उपज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। मतलब कहने का मतलब रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट में आप ये अंतर पाते हैं कि आपका खेत का उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। जी हाँ। जी। तो इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट पर जोड़ दिए हुए हैं, और इस बार हमने 100 किसान को जो है सो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि पॉली बैग का जो है सो अपना ये शुरू करने के प्रयास में है सर। तो अभी जब ये धान की खेती करते हैं, इसके अलावे आप और किन किन चीज़ों का खेती करते हैं? जैसे साग सब्जी वगैरह हो गया, या आप कहीं पर फल वगैरह भी लगाए हैं? हमने यहाँ सुनते हुए पाया कि कुछ किसान ओल भी लगाए हैं, क्या ये आप भी किए हैं? जी हम भी किए हैं, हम भी 3-4 एकड़ में ओल लगाए हुए हैं सर, और उसमें वर्मी कंपोस्ट दे के कुछ मतलब KVK मतलब कृषि विज्ञान केंद्र से हमको मिला था ओल और वर्मी कंपोस्ट। कुछ वर्मी कंपोस्ट हम लोग घर से भी गोबर पुराना गोबर जो है उसमें गड्ढे में डाल के, गड्ढे में डाल के, और ओल को जो है सो उसको जो है सो एक ओल को 4-4 टुकड़ा करके, और फिर कच्चा गोबर में पानी में घोल के बाल्टी में डुबा के, और फिर एक ठो गड्ढे में दे के उसको लगाए हैं। सुबोध जी, और इसके अलावा किन किन सब्जियों की खेती करते हैं? आलू का करते हैं, साग का करते हैं, भिंडी का करते हैं, नेनुआ का करते हैं, और बोड़ा का भी खेती करते हैं, करेली का खेती करते हैं, यही सब करते हैं। तो ये जो सब्जी आप खेती करते हैं, तो इसमें आप ज़्यादातर रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, या फिर वही आप वर्मी कंपोस्ट का ही? वही वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। तो आप इसमें रासायनिक खाद और वर्मी कंपोस्ट से दोनों में क्या अंतर पाते हैं? अंतर सर उपज इसमें ज़्यादा होता है वर्मी कंपोस्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा लगता है रासायनिक खाद में, और उसमें समय पर पानी अगर नहीं मिलता है तो वो झुलस जाता है, मर जाता है। और रासायनिक मतलब ये वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो उसमें नमी रहता है ज़्यादा दिन तक सर। रासायनिक खाद से जितने भी साग सब्जी हम लोग उगाते हैं वो सभी मतलब जो है सो हम लोग अपना परिवार में खाते हैं, तो उसमें जो है सो मतलब विषैला विष ज़्यादा हो जाता है सर, और वो जो है सो बहुत हानिकारक होता है। उसी से इतना बीमारी, तरह तरह का बीमारी फैलते जा रहा है गांव में। और हम लोग जब KVK से जब ट्रेनिंग लेके आए तो वहाँ से भी हम लोगों को मतलब अच्छा ज्ञान हासिल हुआ, और वर्मी कंपोस्ट पर जो है सो सर उसका जितना भी उपज है उसका खाना मतलब सब्जी हो या साग हो जो भी हो उसका बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अधिक से अधिक लोगों का जो है सो उसी पर मतलब ज़्यादा झुकाव है, और इसी तरीके से हम लोग करना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा यूज करने के लिए चाहते हैं, रासायनिक खाद इसलिए हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने सुबोध जी बार बार एक ही संदेश देना चाह रहे थे वर्मी कंपोस्ट के बारे में। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है, और जो आप सब्जी या कोई भी अन्न उपजाते हैं उसका स्वाद भी 4 गुना होता है, और उसमें रासायनिक खाद का कोई प्रकोप भी नहीं आता है। सुबोध जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।